Record. Good afternoon, everyone. My name is Sushmita Kumari, and today's show में आप सबका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 5 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। सेक्शन 22 तक हो गया था, आप सेक्शन 23 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 23 हमारा कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। कोई अक्यूज अगर अपना कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को देता है तो वो इनएडमिसिबल होगा और ये प्रोहिबिटेड भी होगा। और ये प्रोहिबिटेड कब होगा? जब वही एविडेंस को पुलिस ऑफिसर यूज करता है उसके अगेंस्ट में। यहाँ पे 2 लाइन लिख लेना। यहाँ पे अगर अक्यूज्ड अपने मन से यानी अपने स्वेच्छा से भी अगर कोई चीज को कन्फेस करता है, कोई क्राइम कन्फेस करता है, फिर भी यहाँ पे ये एडमिसिबल नहीं होगा, यहाँ पे ये इनएडमिसिबल आएगा। और अगर मान लो कि अगर अक्यूज है जो कन्फेशन दे देता है, कन्फेस कर लेता है और पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करता है और उसको फिर बाद में कोर्ट में यूज करता है, उसके अगेंस्ट यूज करता है, अक्यूज के अगेंस्ट यूज करता है एविडेंस को, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये प्रोहिबिट है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। ये तो फर्स्ट हो गया और इसका एक सेकंड एग्जांपल से समझ लो। सेक्शन 23 का एग्जांपल। नोट डाउन भी कर लेंगे इसको। यहाँ पे मान लो अगर इंट्रोगेशन चल रहा है अक्यूज्ड का और अगर वो कोई कन्फेशन देता है या फिर उससे कन्फेशन लिया जा रहा है विदाउट मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में,
अगर यहाँ पे मजिस्ट्रेट एब्सेंट रहेगा तो वो इनएडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 23 ऑफ बीएसए। अगर कोई अक्यूज्ड अपना क्राइम को कन्फेस कर रहा है और मजिस्ट्रेट के सामने कर रहा है तो वहां पे एडमिसिबल होगा, बट अगर मजिस्ट्रेट नहीं होगा तो इनएडमिसिबल होगा। अब सेक्शन 24। सेक्शन 24 हमारा बात करता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड others jointly under trial for same offense. Section 24. Consideration of proof confession. इसको रीड कर लेना पहले, इसमें क्या लिखा है। When more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such person as well as against the person who makes such confession. इसका एग्जाम्पल से समझ। सपोज दो को डिफेंडेंट हैं, ये दोनों सेम ऑफेंस के लिए ट्राई किए जा रहे हैं, सेम ऑफेंस के लिए। इसमें से एक डिफेंडेंट जो है वो एक्सेप्ट कर देता है, वो कन्फेस कर देता है, एक कन्फेस कर देता है। कन्फेस करना कि वो एडमिट कर रहा है कि हाँ ये क्राइम किए हैं, या फिर कहीं पे रॉबरी हुआ है तो ये कन्फेस कर दे कि हाँ रॉबरी किए हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो कन्फेस किया है ये ही दूसरे को डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो जाएगा। इसका भी 2 पॉइंट लिख लो। सेक्शन 24 allows the court considers the
Confession made by one person tried for same offense fifteen अब इसको ये समझो कि एक ए है और ये बी है, ये दोनों को ट्राई किया जा रहा है सेम ऑफेंस के लिए। सेम ऑफेंस के लिए इनका ऑफेंस क्या है, ये रॉबरी के है। बिल्कुल चार्ट के फॉर्म में ही नोट डाउन करना ताकि समझने में इजी हो, इससे सेक्शन इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये एडमिट कर लेता है, ये एडमिट करता है और ये कन्फेशन भी दे देता है, ये क्राइम को कन्फेस कर लेता है। ये जो ऑफेंस किया है रॉबरी, ये कन्फेस करता है कि हाँ हम किए हैं। तो अब क्या, ये जो ए का जो कन्फेशन है ना, ये बी के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, इसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। सेक्शन 24 में यही कहता है। अब इस एग्जाम्पल को अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसको फर्स्ट पॉइंट बना लेना और ये डायग्राम को सेकंड पॉइंट कर देना, और डायग्राम के नीचे ही लिख लो इसके बारे में 2 लाइन। पॉइंट नंबर एग्जाम्पल इसको लिख देना। If two co-defendant defendants are jointly tried for robbery, confession by one admitting their involvement in civil against इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद इसमें हमारा एक सेक्शन और बचा है, सेक्शन नंबर 25। अब सेक्शन 25 स्टोपल का बात करता है, स्टोपल से रिलेटेड है। अब ये स्टोपल क्या है, चलो समझते हैं। सेक्शन 25 इसका हेडिंग है एडमिशन, एडमिशंस नॉट
consider so, admission not conclusive to but may stop. सेकेंड लेक्चर में हम समझाए थे कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन 25 में यही बोलता है। सेक्शन 25 में बोला है कि जो एडमिशन वो करेगा वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, बट वो स्टॉपल का काम करेगा। स्टॉपल होता क्या है, चलो पहले लिख लो फिर समझाते हैं। सेक्शन 25 लिखना, बगल में लिख दो। Admission you see to but and great as stopper under certain condition. इसमें क्या है, इसमें जो एडमिशन होगा ना वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। अब कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ वो होता है जिसको हम रिवर्ट नहीं करते, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये कि इसको रिवर्ट कर सकते हैं, बट ये जो है लिखा ना मे ऑपरेट एज स्टॉपल, बट ये स्टॉपल का काम करेगी। अब स्टॉपल क्या होता है, स्टॉपल ये होता है कि मान लो कि अगर तुम एक बार कुछ चीज को एडमिट किए हो ना, मान लो तुम ये बोले हो कि 20,000 सी को देना है। अब तुम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं 5,000 ही देना है, सी को 5,000 ही देना है, यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो। तो ये स्टॉपल का काम करता है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है बट ये स्टॉपल का काम करता है। इसका एक एग्जांपल ले लो, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, लिखवा देते हैं, उसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना पहले नोट डाउन कर लो। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल सेक्शन 25 का एग्जांपल है। If a party admits to owing a debt but letter claims otherwise, the earlier admission slow. Then line
the debt in court, the debt in court। इसमें ये है कि जो हम स्टेटमेंट पहले दिए, मतलब जो तुम स्टेटमेंट पहले दिए हो ना कि 20,000 देना है, और तुम सेकंड स्टेटमेंट ये दे रहे हो बाद में कि नहीं 5,000 देना है, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ना उसी को यहाँ पे लिया जाएगा और तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। चलो इसका एक डायग्राम बना लो, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये ए है और ये बी। तो ए क्या है ना, ए कोर्ट में एडमिट करता है कि बी को 50,000 देना है, 50,000 देना है, ये एडमिट करता है। बट बाद में ये बोलता है कि नहीं, ये बाद में या तो इस अमाउंट से मुकर जाए या तो फिर इस अमाउंट को लेस कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये स्टॉपल का काम करेगा, यहाँ पे ये चेंज नहीं कर सकता है जो स्टेटमेंट दिया है। एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी, जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलिवेंट। अभी लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक में आपको जो भी नोट्स चाहिए वो नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। आप यहाँ से ही सारे नोट्स को ले सकते हो। आज का टॉपिक है जजमेंट जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलिवेंट। ये सेक्शन 34 से डील करता है, सेक्शन 34 से 39 तक, सेक्शन 34 टू 39। सेक्शन 34 आज, सेक्शन 34 में क्या कहता है, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल। The existence of any judgment, order, or decree which by law prevent any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact. When the question is whether such court ought to take cognizance of suit or to hold such trial. इससे पहले ये समझो, judgments of the court of justice when relevant।
रेलिवेंट होगा। राइट सी बात है कि हमारा प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट हो। प्रीवियस जजमेंट। और ये क्या करेगा, और ये क्या करता है, ये रेलिवेंट टू बार, मतलब ये सेकेंड सूट को बार करता है। सेकेंड सूट को ये बार करता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये रेस जुडिकाटा का काम कर रहा है। रेस जुडिकाटा लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद है वेन रेलिवेंट। अब ये रेलिवेंट, तो रेलिवेंट कब होगा, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट। ये सेक्शन 34 सिंपल ये कहता है ना कि जब भी कोर्ट में इशू है कि केस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो ये क्या कह रहा है, मतलब मान लो कोर्ट में कोई इशू आया है, कोई केस आया है, अभी कोर्ट ये सोच रही है कि इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर रही है, ये फाइंड आउट कर रही है ना रेस जुडिकाटा का, ये फाइंड आउट कर रही है, ये चेक कर रही है कि ये जो सूट है ये कोई दूसरे कोर्ट में फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पे ये कर रही है। क्योंकि अगर कोई सूट पहले से कोई दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ होगा तो वो तो फिर वो नेक्स्ट दूसरे कोर्ट में तो नहीं कर सकता है। आओ पहले अब एक छोटा सा पॉइंट रेस जुडिकाटा का भी देख लेते हैं। प्राइम ऑफ रेस जुडिकाटा क्या कहता है ये, सबसे पहले ये तो सेकेंड सूट को बार करता है, सेकेंड सूट बार करता है, या तो फिर क्या, मान लो कोई कोर्ट है जिसमें कोई सूट पेंडिंग है, पेंडिंग है, अगर कोई सूट पेंडिंग है कोर्ट 1 में तो सेम सूट को कोर्ट 2 में तो नहीं ले जा सकते हैं। और ये क्या है, जो रेस जुडिकाटा है वो कोर्ट को प्रिवेंट करती है, कोई कॉग्निजेंस लेने से पहले उसको ये चीज देखना होता है, उसके बाद इसके रेलिवेंसी का पता चलता है कि ये रेलिवेंट है या नहीं। अब एग्जाम्पल से समझो, इसका एग्जाम्पल लो, कोई XYZ पर्सन है और इधर कोई ABC पर्सन है। अब ये दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है जो कि इनके जुरिस्डिक्शन 1 में मतलब ये सूट फाइल किया हुआ है, इनका सूट पहले से जुरिस्डिक्शन 1 में चल रहा है। अब मान लो कोई एक पार्टी, सपोज कर लो XYZ जो पर्सन है वो दूसरा सूट फाइल कर देता है,
जुरिस्डिक्शन टू, दूसरा जुरिस्डिक्शन या फिर दूसरे कोर्ट में फाइल करता है। तो अब यहाँ पे ये जो ABC जो पर्सन है, अगर ये चाहती है कि ये जो सूट है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ना हो, तो ये क्या करेगी, ये जो सूट बनता है वो एविडेंस लाकर इस यहाँ पे इस कोर्ट में देगी। और अगर वो एविडेंस दे देती है तो फाइल नहीं होगा, और ये ऐसे भी आगे जाकर फिर पता लग जाता है कि ये ऑलरेडी सूट चल रहा है। तो ये तो रेस जुडिकाटा का हो गया। अब सेक्शन 35 पे सेक्शन 35 एक्चुअल में कहता क्या है? सेक्शन 35 सेक्शन 35 का हेडिंग क्या है? सेक्शन 35 relevancy of certain judgments in probate sector. सेक्शन 35 को डायग्राम से समझो, डायग्राम से समझ लोगे, डायग्राम अपने नोटबुक में नोट कर लोगे। एक बार फिर आप अगर डायरेक्ट का लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो बिल्कुल डायग्राम देखकर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे लिखना सेक्शन 35 प्रोबेट मैट्रिमोनियल फोर्थ हमारा आ जाएगा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी और ये सब का जो जजमेंट होगा ना, ये चार का जो जजमेंट आएगा वो क्या होगा, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। लीगल टाइटल एग्जिस्टेंस में, और इसका जो लीगल टाइटल होगा वो एग्जिस्टेंस में होगा। देखो फेयर एक्ट में क्या लिखा है, अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिरल्टी इंसॉल्वेंसी jurisdiction which confer upon or take away from any person any legal character or which declare any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific thing not as against any specific person but absolutely is relevant. When the existence of any such legal character to the title of any such person to any such things is relevant. तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो कोर्ट है या तो प्रोबेट को लेकर कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री पास करती है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, फिर उसको हम रिवर्ट नहीं करेंगे। या फिर मैट्रिमोनियल को लेकर करें, एडमिरल्टी को लेकर करें, इंसॉल्वेंसी को लेकर करें,
इन चार में से कोई भी केस हो, अगर डिक्री ऑर्डर जजमेंट कुछ भी कोर्ट पास करती है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसका क्लॉज 2 देखो क्या कह रहा है। क्लॉज 2 एग्जाम्पल से समझ लो कि मैट्रिमोनियल के केस में क्या होगा, प्रोबेट के केस में क्या होगा। 35 का क्लॉज 2, इसमें क्या है ना कि अगर मान लो कोर्ट कुछ भी ऑर्डर या जजमेंट डिग्री पास की है तो वो क्या होगा, वो उसी को सच मानेगी। जो डिग्री पास की है या जो जजमेंट पास की है, जो ऑर्डर पास की है, उसको सच मानेगी। और जो एडवर्स पार्टी होगा उसको एविडेंस देने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर बाद में वो कुछ भी बोले कि ऐसा नहीं है, उसको प्रूफ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्लॉज 2 इतना सा है। अब 2 का वर्ड, मान लो अगर कोर्ट कोई मैट्रिमोनियल को लेकर कहती है, मान लो कोई मैटर जाता है कोर्ट में एक्स वाई का, और अगर कोर्ट बोल देती है, कोर्ट एक जजमेंट पास कर देती है कि आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, देन नहीं है। मतलब अगर इन दोनों में कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो और फिर जजमेंट आ गया हो और ये बोल दिया गया हो कि अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो बाद में अगर मान लो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो कुछ भी कर ले, कोई भी एविडेंस दे, वो नहीं माना जाएगा। बस एक बार जो कोर्ट बोल दी उसको सच माना जाएगा। एडवर्स पार्टी इसमें एविडेंस दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके एविडेंस को वो सुनेंगे ही नहीं। अब थर्ड देख लो, मान लो अब लीगल कैरेक्टर को लेकर बोल रहा है। लीगल कैरेक्टर, मान लो XYZ कोई पर्सन है जो कहीं भर्ती था, आदमी नीवी कुछ भी मान लो, और उसको क्या करते हैं ना कि मार्शल एक्ट के तहत, मतलब उसका कुछ होता है, डिस्प्यूट होता है, फिर कुछ भी होता है, तो उनको हटा दिया जाता है। मार्शल एक्ट के तहत उनको हटा दिया जाता है, तो यहाँ पे ये रेलिवेंट होगा। इनको हटाने के बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये रेलिवेंट। लीगल कैरेक्टर में यही है। ये जो हमारा जो मार्शल कोर्ट होगा, ये एक बार जो जजमेंट ऑर्डर डिक्री जो भी पास कर देंगे उसको रेलिवेंट माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। अब आ जाओ सेक्शन 36 में। 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 एक बार इसको रीड कर लो। इसमें लिखा है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35। Judgment order or decree other than those mentioned in section 35 are relevant if
they relate to matter of public nature relevant to the inquiry, but such judgments, order or decrees not conclusive proof of that which they state. तो ये सेक्शन 36 में ना बस एक लाइन याद रखना. The judgment is neither used as res judicata nor as conclusive proof. बस ये एक लाइन याद रखनी सेक्शन 36 में. चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, वैसे आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा. लेक्चर वाइज नोट अगर आप नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा आपको. अब आ जाओ सेक्शन 37. सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है क्या? जजमेंट और ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35, 36 are irrelevant. Judgments or orders or decrees other than those mentioned in section 34, 35 and 36 are irrelevant unless the existence of such judgments, order or decrees is a fact in issue or is relevant under some other provision of this अधिनियम. इसका सिंपल सा ये है, जो भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, चल पहले नोट डाउन करो. जजमेंट्स, ऑर्डर, ऑर्डर्स और डिक्रीज other than mentioned in section 34, 35 and 26 are irrelevant. मतलब जो भी जजमेंट, ऑर्डर्स, डिक्री सेक्शन 34, 35, 36 में दिया है वो रेलिवेंट है, अदर देन मेंशन इन सेक्शन, और जो नहीं मेंशन्ड है वो इररिलेवेंट है. फिर से समझो, जो भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री सेक्शन 34, 35, 36 में दिया हुआ है वो तो रेलिवेंट है, और जो नहीं दिया हुआ है वो इररिलेवेंट है. जो भी अलग से पॉइंट लिखवा रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाना. और जो सेक्शन 37 है ना उसका इलस्ट्रेशन सी सारा ही इम्पोर्टेंट है, और सारा ही इलस्ट्रेशन पढ़ लेना. सी और डी को थोड़ा एक और अच्छे से पढ़ना. अब आ जाओ सेक्शन 38. जितना भी टॉपिक करा रहे हैं सबका इलस्ट्रेशन पढ़ना है. कोई भी
नहीं छोड़ना। सबका टॉपिक वाइज भी अगर पढ़ रहे हो उसका इलिस्ट्रेशन उसी टाइम पढ़ लो। अब सेक्शन 38 क्या कह रहे हैं? सेक्शन 38 बोल रहा है, मान लो कि एग्जाम्पल से समझ लो, समझ में आ जाएगा। ए और बी, ये दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा था। अब मान लो जजमेंट है जो ए के फेवर में आ जाता है, ए के फेवर में जजमेंट आ जाता है। और मान लो कि जो कोर्ट इसको जजमेंट दिया है, जो कोर्ट जजमेंट पास की है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कोर्ट जो है नॉट कॉम्पिटेंट है। नॉट कॉम्पिटेंट है। या फिर मान लो जुरिस्डिक्शन नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं है उसका। जुरिस्डिक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक पेक्यूनरी हो सकता है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो सकता है, या फिर एरिया को लेकर हो सकता है कि उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं हो, या तो फिर जो जजमेंट है वो फ्रॉड फ्रॉड किया हो। फ्रॉड जजमेंट हो, ये सबसे ये सब हुआ हो, और जजमेंट जो है ए के फेवर में आया हो, तो यहाँ पे बी को ये मौका दिया जाएगा कि आप इस चीज को प्रूफ करो। एक और फिर से समझ लो, ए और बी के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्प्यूट चल रहा है, और जो जजमेंट है वो ए के फेवर में आया है, पर जो जजमेंट आया है वो इनकम्पिटेंट कोर्ट से आया है, या तो फ्रॉड से आया है, या फिर वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं हो और वो जजमेंट पास कर दिया हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी को एक चांस दिया जाएगा कि आप इस चीज को प्रूफ करो। सेक्शन 38 में बस इतना ही। इसको आप एग्जाम्पल ये जो दिए हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जाना, और अगर नोट डाउन नहीं हो पाता है तो फिर छोड़ दो, बस पहले समझ लो, नोट्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे। हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको जो नोट्स चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको मेरे सारे लेक्चर्स का नोट्स मिल जाएगा, और वो नोट्स लेक्चर वाइज मिलेगा। अगर आप लेक्चर वाइज चाहते हो तो नोट्स लेक्चर वाइज मिलेगा, अगर आप नोट्स एक ही बार चाहते हो तो वो भी मिलेगा। वैसे लेक्चर वाइज नोट्स जा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब आज के लिए यहीं तक है, थैंक यू। और आपको क्लासेस कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताएं, और आप अगर हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेस में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।